सो हेलो ऑल द फार्मा वॉरियर्स। आज हम 5th सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट 1 कवर करने जा रहे हैं। उसका फर्स्ट नंबर टॉपिक जो है अपना वो है एंटी हिस्टामिनिक्स। ठीक है, तो यूनिट 1 का आप इसको फर्स्ट पार्ट भी बोल सकते हैं जो कि अपना एंटी हिस्टामिनिक्स। ओके, और इसके बाद अपन इसका पार्ट 2 कवर करेंगे, वो है एंटी नियोप्लास्टिक्स। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है सेशन आज का, है ना। ओके, और वैसे भी आप लोग सब 5th सेमेस्टर में तो बढ़िया मन लगा के पढ़ाई करनी है। ओके, सो शुरू करते हैं अपन एंटी हिस्टामिनिक्स। सो एंटी हिस्टामिनिक्स की अगर अपन बात करें तो एंटी हिस्टामिनिक्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये वो सारे एजेंट्स हैं, वो सारे ड्रग्स हैं जो कि हमारे हिस्टामिन के खिलाफ काम करते हैं। तो अब हिस्टामिन के थोड़ा सा वो जानते हैं। हिस्टामिन इज़ अ केमिकल और हार्मोन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन, स्वेलिंग, ईचिंग और रैशेस। आप लोग ने अभी 4th सेम, 3rd सेम और HAP में ये वर्ड सुन के आए हो, इन्फ्लामेशन, है ना। तो इन्फ्लामेशन जो रहता है अपना, इन्फ्लामेशन क्यों होता है और इन्फ्लामेशन होता क्या है, थोड़ा सा रिकैप करेंगे। ओके, तो इन्फ्लामेशन बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी पे अटैक करता है, ठीक है, या फिर बॉडी में एंटर करता है, तो एज एन इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी उससे फाइट करती है। और क्या रहता है कि जब भी हमारी बॉडी किसी फॉरेन पार्टिकल से फाइट करती है, ठीक है, मतलब जब भी एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है तो उस बीच ना कुछ केमिकल्स का रिलीज़ होता है, कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं, जैसे कि हिस्टामिन हो गया, अपना हेपेरिन हो गया, है ना। तो ये सारे कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, और जब ये सारे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं तो ये कुछ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो करते हैं, जैसे कि ईचिंग हो गया, स्वेलिंग हो गया, पेन हो गया, है ना। ओके, अच्छा, अब इन्फ्लामेशन का अगर आपको या फिर हिस्टामिन के सिक्रेशन का, रिलीज़ का अगर एक बेस्ट एग्जांपल दें, ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा, कभी चींटी काटती है या मच्छर काटता है ना, तो क्या होता है कि इन्फ्लामेशन होने लगता है। इन्फ्लामेशन बोले तो स्वेलिंग आ जाती है, वहाँ पे रैशेस आ जाते हैं, ईचिंग होने लगती है ना। तो ये सारे जो रिस्पॉन्सेज रहते हैं, इन्हीं को हम साइंस की भाषा में या बोल सकते हो फार्मेसी टर्मिनोलॉजिकल में अपन इसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज बोलते हैं। ओके, तो ये होता क्यों है, ठीक है। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि चींटी जो रहती है, ठीक है, उसके अंदर होता है फॉर्मिक एसिड। ओके, वो फॉर्मिक एसिड रिलीज़ करती है जब भी चींटी हमको डंक मारती है या फिर काटती है, ठीक है, तो वो रिलीज़ करती है हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड। अब हमारी बॉडी के लिए जो फॉर्मिक एसिड है वो तो एक अननोन सब्सटेंस है, एक फॉरेन पार्टिकल है। तो एज अ रिस्पॉन्स, ठीक है, हमारे बॉडी में प्रेजेंट जो इम्यून सेल है, जो एंटीबॉडीज़ हैं, वो फॉर्मिक एसिड से अगेंस्ट फाइट करेगी, और ड्यूरिंग दिस क्या होगा, हिस्टामिन का रिलीज़ होगा, सिक्रीशन होगा। और कैसे हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है हिस्टामिन, कैसे सिक्रीट होता है, ठीक है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। अभी हाल फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए कि हिस्टामिन जो है हमारा, वो एक केमिकल है, एक हार्मोन है, जो कि पेन, स्वेलिंग, ईचिंग या रैशेस जो रहते हैं, इन सारे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, चलो, अब क्योंकि हमने बोला कि ये एक हार्मोन है, ये एक केमिकल है, ठीक है, तो ये कुछ रिसेप्टर से जाके बाइंड करता है, और जिन रिसेप्टर से जाके ये बाइंड करता है उनका नाम होता है हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर। अब हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर कहाँ होते हैं, क्या होते हैं, इन डेप्थ अपन जानेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर हम टाइप्स बोलें कि हिस्टामिनिक रिसेप्टर जो है उसके टाइप क्या होते हैं, वो 4 टाइप के होते हैं। H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर, H3 रिसेप्टर एंड H4 रिसेप्टर। अब कहने को तो ये 4 रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, लेकिन मेजरली जहाँ जाके हमारा हिस्टामिन बाइंड करता है वो होते हैं H1 और H2, मतलब ये इनकी मेजर साइट है, वरना H3 और H4 पे भी बाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए, सो अपन जानते हैं कि अब होता कहाँ है स्टोरेज। सबसे पहली बात तो ये है ना कि आपको पता होना चाहिए कि हिस्टामिन रिलीज अपन ने देख लिया, इसका बाइंड किससे करेगा, हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा। लेकिन ये स्टोर कहाँ होता है, ये स्टोर हमारी बॉडी में 4 जगह होता है। ओके, बेसोफिल्स, मास्ट सेल्स, ई क्रोमेटिन लाइक सेल मतलब ECL, और हिस्टामिनर्जिक न्यूरॉन्स। अब आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि हिस्टामिनर्जिक जो न्यूरॉन्स रहते हैं वो CNS में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर कोई हमसे पूछता है कि हिस्टामिन हमारे CNS में प्रेजेंट होता है, तो जवाब होगा हाँ होता है। ठीक है, चल, सो अभी अपन बात करने जा रहे हैं कि स्टोरेज। अब देखिए क्या रहता है कि हिस्टामिन जो रहता है, ठीक है, हिस्टामिन क्या है, एक केमिकल है, कहाँ से रिलीज़ होता है, इम्यून सेल्स से रिलीज़ होता है। ठीक है, बात क्लियर है, पता होनी चाहिए ये बात,
कहाँ से रिलीज़ होता है, इम्यून सेल से रिलीज़ होता है। ओके, बेजोफिल्स हो गया, इजनोफिल्स हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया, मास्ट सेल्स हो गए, ये सब किसके पार्ट हैं, इम्यून सेल के पार्ट है। ठीक है, और कोई भी सेल है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, पता भी होगी, ठीक है, कि कोई भी सेल है ना, तो उसका कोई ना कोई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, 3 से 4 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उसके अंदर होते ही होते हैं। ठीक है, तो सेम ईयर जो हमारी इम्यून सेल है उसके अंदर भी बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जिनमें से एक हमारा हिस्टामिन होता है, हेपेरिन भी होता है, बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, उसमें एक हिस्टामिन भी होता है। ठीक है, तो दिखते हैं अपन कि बेसोफिल्स में किस तरीके से प्रेजेंट होता है और मास्ट सेल्स जो रहते हैं वो उसमें किस तरीके से प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि आपकी नॉलेज के लिए आपको ये पता होना चाहिए ये बात कि मास्ट सेल हो गया, बेसोफिल्स हो गया, कहीं भी हिस्टामिन हमारा अगर स्टोर होता है तो वो ऑलवेज इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, जब एंटीबॉडी और एंटीजन का रिएक्शन होगा, ठीक है, मतलब इंटरेक्ट करेंगे ये एंटीजन और एंटीबॉडी, ठीक है, तो मास्ट सेल इससे एक्टिवेट होंगे। अब मास्ट सेल के अंदर या फिर बेसोफिल्स बोल सकते हो आप, या फिर बोल सकते हो इम्यून सेल्स के अंदर, ठीक है, हमारे कुछ ग्रैन्युअल्स प्रेजेंट होते हैं और उन ग्रैन्युअल्स में ही हमारा हिस्टामिन स्टोर होता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारा हिस्टामिन कहाँ स्टोर होता है, तो हिस्टामिन इज स्टोर्ड अंडर द ग्रैन्युअल्स ऑफ इम्यून सेल। अब इम्यून सेल बोले तो कौन, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, और मास्ट सेल्स। बात क्लियर है? अच्छा, देखिए लिखा हुआ है कि इन दैट ग्रैन्युअल्स, ठीक है, हिस्टामिन इज प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है, विथ हेपेरिन। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए एज अ नॉलेज क्या, कि जो हिस्टामिन रहता है अपना वो बेसोफिल्स के अंदर हेपेरिन के साथ बाइंड अप होता है, ठीक है, और मास्ट सेल्स के अंदर वो क्रोमेटिन के साथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए तो अभी हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ हिस्टामिन। ठीक है, अब हिस्टामिन क्योंकि पहले ही बोला कि ये केमिकल है, अब केमिकल है तो इसका कुछ केमिकल स्ट्रक्चर भी होगा, बेशक है। ठीक है, तो इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, ये रहा केमिकल स्ट्रक्चर इसका। ठीक है, तो अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो हिस्टामिन है, अगर हम प्रीवियस ईयर मतलब जो 3rd 4th सेमेस्टर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के आए हैं, ठीक है, तो आपने एक इमिडाजोल करके वर्ड सुना होगा। तो जो हिस्टामिन है हमारा वो इमिडाजोल डेरिवेटिव है। अगर हम स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, तो एक इमिडाजोल है जिसपे इमिडाजोल रिंग है ये, ठीक है, जिसपे CH2 और NH2 हमारा बाइंड अप है। ठीक है, और इसी का नाम हो गया क्या, हिस्टामिन। ठीक है, अब सिंथेसिस क्या है, हिस्टामिन हमारी बॉडी में बनता कैसे है, तो हमारी बॉडी में एक हिस्टीडीन करके केमिकल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जब जैसे हिस्टीडीन जो रहता है वो हिस्टीडीन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम से रिएक्ट करता है, ठीक है, तो हमारा ये बन जाता है हिस्टामिन में कन्वर्जन हो जाता है। ओके, अब देखिए क्या होता है कि हिस्टीडीन का अगर हम फॉर्मूला देखें तो हिस्टीडीन में COOH ग्रुप है, और हमने किस एंजाइम के साथ रिएक्शन करवाई है इसकी, हिस्टीडीन डीकार्बोक्सिलेज मतलब कार्बोक्सिलेज मतलब क्या, CO2 है ना, कार्बोक्सिल ग्रुप CO2 को ये रिमूव करेगा, रिमूव कर रहा है मतलब डिलीट कर रहा है, D फॉर डिलीट, और किसको डिलीट कर रहा है, कार्बोक्सिलेज ग्रुप को डिलीट कर रहा है, कार्बोक्सिल ग्रुप को डिलीट कर रहा है। ठीक है, और एज मतलब एंजाइम। ठीक है, तो नाम से ही आपको पता होना चाहिए, रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है ना। ओके, सो हिस्टीडीन डीकार्बोक्सिलेज के साथ जैसे ही हिस्टीडीन रिएक्ट करेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा हिस्टामिन में। ओके, अच्छा देखिए अपन ने H1 जो रिसेप्टर्स रहते हैं उसके बारे में थोड़ा और ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपन ने सिंथेसिस देख ली, स्ट्रक्चरल फार्मूला देख लिया हिस्टामिन का, तो अब अपने पास क्या बचता है, ठीक है, अपन को देखना है कि जो सीक्रेट है, मतलब हिस्टामिन जो है वो बॉडी से सीक्रेट कैसे होता है। ठीक है भाई, वही तो मेन रिएक्शन है। अगर कोई भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शो हो रहा है, ठीक है, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि बॉडी में हमारे हिस्टामिन जो है वो सीक्रेट हो रहा है, वो रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, तो वही अपन को देखना है कि हिस्टामिन जो है रिलीज़ कैसे हो रहा है। ठीक है, और क्योंकि एंटी हिस्टामिनिक्स में इसकी सिक्रीशन होगी, सिंथेसिस होगी, ये अपन इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि अगर अपन को ये पता होगा कि केमिकली उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, और उसकी सिंथेसिस क्या है, वो सिक्रीशन कैसे हो रही है, ठीक है, तो उसको ब्लॉक करने में, वहाँ की जो सिंथेसिस है उसको ब्लॉक करने में अगर हमको पता होगी तो हम मतलब कोई ड्रग ऐसी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब ये जानते अपन कि सिक्रीशन जो है हिस्टामिन की वो होती कैसे।
ठीक है। तो एंटीजन, अब जब भी हम एंटीजन बोले या फॉरेन पार्टिकल बोले, ठीक है, बात एक ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एंटीजन का मतलब क्या होता है? फॉरेन पार्टिकल, ठीक है। चलो, तो एंटीजन जो रहता है अपना या फिर फॉरेन पार्टिकल जो रहता है अपना, वो एंटीबॉडी से बाइंड करता है, ठीक है। अब कौन सी एंटीबॉडी से बाइंड करता है? IgE बॉडी से बाइंड, IgE एंटीबॉडी से बाइंड करता है, ठीक है। हमारी बॉडी में कई मतलब 4 तरीके की एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, ठीक है। IgE, IgG, ठीक है, ऐसी कुछ एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, ठीक है, जिनमें अपना जो एंटीजन है किससे बाइंड करता है? IgE एंटीबॉडीज़ से बाइंड करता है। अब जैसे ही IgE एंटीबॉडीज़ से बाइंड होगा तो फॉस्फोलिपिड C एंजाइम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब जो फॉस्फोलिपिड एंजाइम C एंजाइम है वो 2 एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, जो कि IP3 और DAG एंजाइम। और IP3 और DAG एंजाइम जो रहती है अपनी, ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होती है Ca++ की कंसनट्रेशन बढ़ाने के लिए बॉडी में, ठीक है। IP3 का जब एक्टिवेशन होगा तो भी Ca++ की सिंथेसिस बढ़ेगी, ठीक है। और DAG जो एंजाइम है, जब इसका सिंथेसिस होगा, मतलब जब ये एक्टिवेट होगी, ये स्टिमुलेट होगी, तो ये भी Ca++ की कंसनट्रेशन बढ़ाएगी बॉडी में, उसकी सिंथेसिस बढ़ाएगी। अब इन जनरल होता क्या है कि जैसे एंटीजन एंटीबॉडीज से बाइंड करती है, फॉस्फोलिपिड C++, मतलब जो C एंजाइम है, फॉस्फोलिपिड C एंजाइम जो है, ठीक है, वो एक्टिवेट हो जाती है, वो IP3 और DAG एंजाइम को एक्टिवेट करती है। अब इनडायरेक्टली IP3 और DAG Ca++ की कंसनट्रेशन बढ़ाती है, जिसके कारण होता क्या है कि जो मास्ट सेल्स रहते हैं या फिर बेसोफिल्स रहते हैं, अब उनमें प्रेजेंट जो ग्रेन्यूल्स रहते हैं, ठीक है, उन पे Ca++ का फ्यूज़न होता है, मतलब जो Ca++ है उन पे अटैक करता है। किन पे अटैक करता है? मास्ट सेल में प्रेजेंट जो ग्रेन्यूल्स है उन पे Ca++ अटैक करता है, और क्योंकि इस फ्यूज़न के कारण हिस्टामिन जो है वो रिलीज़ होता है, ठीक है। और हिस्टामिन जब रिलीज़ होता है, ठीक है, तो ये मतलब जब हिस्टामिन अपना रिलीज़ होता है, ठीक है, तो ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस को शो करता है, ठीक है। हीचिंग होती है, फिर स्वेलिंग होती है, रैशेस आते हैं। अगर अब देखते हैं उनकी कैटाबॉलिज्म होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर सिक्रेट ही होता रहेगा हिस्टामिन, ठीक है, तो राहत हम कैसे पाएंगे? खुजली से, स्वेलिंग से, है ना। तो हर टाइम रिलीज़ नहीं होता है, इसका कैटाबॉलिज्म भी होता है हिस्टामिन का, ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म के लिए क्या कर सकते हैं अपन? भाई केमिकल स्ट्रक्चर ही इसका चेंज कर दो, ठीक है। तो इमिडाजोल एंड मिथाइल ट्रांसफरेज की एंजाइम से, ठीक है, इस एंजाइम की मदद से एंड मिथाइल इमिडाजोल एंड मिथाइल ट्रांसफरेज की मदद से अपन हिस्टामिन को कैटाबोलाइज करते हैं। अब ये रिएक्शन क्या करती है? अपना जो हिस्टामिन है इसमें मिथाइल, मतलब जो CH3 ग्रुप है अपना, उसको ऐड कर देती है। अब जैसे ही CH3 ग्रुप इसमें ऐड हो जाएगा अपने हिस्टामिन में, तो इसका केमिकल जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ अब अपन बात करते हैं हिस्टामिन रिसेप्टर पे। हिस्टामिनिक जो रिसेप्टर रहते हैं वो अपने H1, H2, H3 और H4 4 टाइप के होते हैं, जैसे अपन बात कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, ऑल द रिसेप्टर्स आर G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। जैसे पहले ही बताया कि जो अपने 4 रिसेप्टर रहते हैं, H1, H2, H3 एंड H4 रिसेप्टर, ये जो हिस्टामिनिक रिसेप्टर हैं ये GPCR होते हैं, G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ठीक है। चलिए, सो अपन बात करते हैं कि H1 रिसेप्टर जो है उसका काम क्या होता है, लोकेशन क्या होती है, लिखी हुई है, थोड़ा सा चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार, देख लीजिए। तो जो हिस्टामिन रिसेप्टर है अपना H1 रिसेप्टर, वो फॉस्फोलिपेज C को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, GI ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, CNS न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होता है, T सेल्स और B सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसका नेचर जो है वो कौन सा नेचर है? एक्साइटेटरी इन नेचर है, ठीक है, ओके। अब देखिए क्या होता है इसका फंक्शन, अब जानते हैं H2 रिसेप्टर क्या होता है। H2 रिसेप्टर का फंक्शन होता है अपना स्टिमुलेट करते हैं एडिनाइल साइक्लेज को, और CMP जो रहता है कैंप मतलब क्या होता है? साइक्लेज एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। ये जो कैंप रहता है, कैंप अगर आप लोग ने GPCR की पाथवे अगर आप लोग ने अच्छे से पढ़ी होगी तो आप लोग को पता होगा कि जो अपना एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम है, ठीक है, वो एक्टिवेट करता है CAMP को, मतलब एडिनाइल साइक्लेज की प्रेजेंस में ही जो अपना ATP रहता है वो कन्वर्ट होता है साइक्लो एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट में, ठीक है। चलिए, अब जो अपना H3 रिसेप्टर है वो मॉड्यूलेट करता है GABA रिसेप्टर्स को, 5-HT रिसेप्टर्स को, डोपामिन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, CNS में,
चलिए अब अपन बात करने वाले हैं एंटी हिस्टामिनिक्स एजेंट्स। जिस चीज़ का, जिस टॉपिक का हम लोग को इतने देर से इंतज़ार था, वो टॉपिक शुरू होने वाला है अब। ठीक है, थोड़ा सा हिस्टामिन का अपन ने इंट्रो लिया, जानना भी ज़रूरी था। ठीक है, चलिए तो एंटी हिस्टामिनिक्स क्या है? आर द एंटागोनिस्ट ऑफ हिस्टामिन विच इज़ लीड्स द ब्लॉकेज ऑफ हिस्टामिनिक रिसेप्टर। क्या करेंगे? ये हिस्टामिनिक रिसेप्टर पे जाएंगे और उसको ब्लॉक कर देंगे। अब देखिए एंटी हिस्टामिनिक जो एजेंट्स हैं अपने, अगर अपन क्लासिफिकेशन देंगे तो इनको हम 3 तरीके में क्लासीफाई करते हैं, 3 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। H1 एंटागोनिस्ट, H2 एंटागोनिस्ट एंड गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ठीक है, सो चलिए बात करते हैं H1 एंटागोनिस्ट। तो H1 एंटागोनिस्ट है अपने, ठीक है, मतलब पहले ही आपको हमने बताया रहा कि हिस्टामिनिक जो रिसेप्टर्स रहते हैं अपने, वो 4 टाइप के होते हैं, लेकिन जो मेजर वाले इंग्रेडिएंट्स रहते हैं अपने, जो मेजर रिसेप्टर्स रहते हैं, ठीक है, वो होते हैं H1 और H2। ठीक है, तो जो हिस्टामिनिक एजेंट्स या फिर जो ड्रग्स, जो एजेंट्स, ठीक है, जाके H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, उनको अपन नाम देंगे H1 एंटागोनिस्ट। और जो रिसेप्टर हमारे H2 रिसेप्टर को जाके ब्लॉक करेंगे, मतलब जो ड्रग्स या जो एजेंट्स हमारे H2 रिसेप्टर को जाके ब्लॉक करेंगे, ठीक है, उनको अपन नाम देंगे H2 एंटागोनिस्ट। ठीक है, चलिए अब अगर H1 एंटागोनिस्ट की बात करें तो ये फर्दर 2 भागों में क्लासीफाई है, जो कि फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन। ठीक है, चलिए फर्स्ट जनरेशन में क्या हो रहा था कि सैडेशन कॉज हो रही थी, CNS को डिप्रेस कर रहे थे, इसीलिए इनको अपडेट वर्जन करके सेकेंड जनरेशन का निकाला गया। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो उसमें हमारी 16 ड्रग्स आती हैं। ठीक है, 16 ड्रग्स आती है, नाम लिखे हुए डाइफेनहाइड्रामीन HCl, डायमैनहाइड्रेट, डॉक्सिलाज़मीन सक्सिनेट, क्लैमिस्टीन फॉर्मिनेट, डाइफेनाइल पाइरिडीन HCl, ट्राइपेलानामीन, क्लोरसाइक्लिजीन, मैक्लाइजीन HCl, बकलीजीन HCl, ट्राइप्लोलिडीन HCl,